हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में मैं जेई मेन के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज। तो मैंने जेई मेन 2013 जब पहली बार जेई मेन हुआ था तो वहां से लेके अभी तक के सभी क्वेश्चंस को चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन चालू करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक से। तो 2013 में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 2014 के पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम जो था, उसमें इसका जो क्वेश्चन आया था उससे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड u। तो यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं। ये टावर का हाईएस्ट पॉइंट है और ये नीचे जो लाइन है ये ग्राउंड को शो कर रही है। टावर के टॉप पे एक पार्टिकल है जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की तरफ फेंका है। टावर की हाइट कैपिटल H यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है और एक बार जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देते हैं उसके बाद उस पार्टिकल के ऊपर केवल एक ही फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटी। तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, यानी कि टाइम ग्राउंड मैंने इस फॉर्म में यहां पे लिखा है, is n times equal to n into time taken by it to reach the highest point, n times t of the highest point। तो हमें दो पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है। जब हमने पार्टिकल को फेंका है उसके बाद पार्टिकल ऊपर जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वापस नीचे आएगा। तो पूरे मोशन का टाइम और हाईएस्ट पॉइंट का टाइम हमें देखना है। हाईएस्ट पॉइंट में खास बात क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे आके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है और जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -h। आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन जो है वो टावर के टॉप पर है और फाइनल पोजीशन ग्राउंड पर है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में -h। आप देखेंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो अब हम वन बाय वन पहले टी ग्राउंड का फंक्शन निकालेंगे, फिर हाईएस्ट पॉइंट का जो टोटल टाइम लगेगा उसको सॉल्व करेंगे और उनके बीच का ये रिलेशन अप्लाई करके रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी हुई है, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा v = u + at। क्योंकि हमें टाइम निकालना है और इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटीज इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मोशन के लिए दी गई है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी +u, मैंने साइन कन्वेंशन ली है अपवर्ड पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आएगा यहाँ पर क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टाइम आएगा हाईएस्ट पॉइंट का क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम आ जाएगा u/g, जो कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप में से बहुत लोगों को ये याद भी होगा और आप डायरेक्टली पुट कर सकते थे। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता है u/g और वापस उसी लेवल पर आने में टोटल टाइम लगता है 2u/g। आगे कंप्लीट मोशन की बात करते हैं, यानी कि ग्राउंड इनिशियल पॉइंट से लेके ग्राउंड पर वापस स्ट्राइक करने वाली सिचुएशन के लिए। वहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा s = ut + ½ at²। ये वाला रिजल्ट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता थी और निकालना हमें टाइम है। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों को इंक्लूड करते हुए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वही हम यूज करेंगे। यहां वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट s की जगह -h पुट किया है मैंने। टावर की हाइट और डिस्प्लेसमेंट हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव यूज किया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी इनटू टाइम टोटल जितना लगा है +½ एक्सेलरेशन में पुट करेंगे -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इंटू t²। s = ut + ½ at²। साइन कन्वेंशन को एनालाइज करके पुट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस प्रॉब्लम। आगे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, t² की टर्म है। आप ये टर्म्स खुद भी निकाल के देख सकते हैं। तो यहां से टाइम ग्राउंड का फॉर्मूला आएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो कोएफिशिएंट्स हैं t² के और t के, वो नंबर्स की जगह टर्म्स की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इनको फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है, तो मैंने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला यूज किया है, -b ± √b² - 4ac/2a। यहां पर दो रूट आते हैं, प्लस और माइनस दोनों रूट्स हैं। अब आप ध्यान देंगे कि ये जो टर्म है ये 2u से बड़ी है। √4u² जो है वो 2u होता है
और अंदर की टर्म है √4u² प्लस 8gh। तो जो माइनस वाला रूट है वो लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि उससे टाइम ग्राउंड नेगेटिव आ जाएगा और हमारा एनालिसिस t = 0 से शुरू हुआ है, यानी कि टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज ही हमें डिस्कस करनी है। तो यहां से टाइम ग्राउंड पर पहुंचने का भी आ गया है 2u प्लस √4u² प्लस 8gh/2g, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का भी टाइम हमारे पास था u/g। और क्वेश्चन में इन दोनों टाइम्स को रिलेट करने वाली कंडीशन दी हुई थी, टाइम टू रीच द ग्राउंड इज n टाइम्स टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो अब इन दोनों टर्म्स को मैं रिलेट कर दूंगा। तो यहां पे जो टाइम टू रीच द ग्राउंड है उसको n टाइम्स टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट से हमने इक्वेट किया है। आगे बस इक्वेशंस बना के सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे 2g की जो टर्म है उसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, 2 वाली जो टर्म है वो दूसरी तरफ चली जाएगी। आगे रूट वाली टर्म को अलग कर लेंगे, बाकी टर्म्स को अलग। तो 2u को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूं, 2nu - 2u हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो यहां पे ये जो 2 और u की टर्म है इसको मैंने कॉमन लिया है, पहले ब्रैकेट में n-1 आएगा। इसके बाद स्क्वायर करेंगे 4u² प्लस 8gh = 2u का स्क्वायर यानी कि 4u² इंटू n-1 होल स्क्वायर। आगे यहां पर जो 4 की टर्म है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 बचेगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो u² प्लस 2gh = u² इंटू n-1 होल स्क्वायर। आगे आप देखेंगे जो चॉइसेस हैं उसमें 2gh या gh की टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हमारे पास ये जो gh वाली टर्म है इसको हम अलग कर लेंगे और बाकी टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो 2gh आ जाएगा u² इंटू n-1 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म राइट हैंड साइड आके -u² हो जाएगी। आगे n-1 होल स्क्वायर ये जो टर्म है इसके ब्रैकेट को अपन ओपन कर लेंगे और u² की टर्म मैंने बाहर कॉमन ले ली है। तो अंदर बचेगा n² प्लस 1 - 2n, और ये वाली टर्म में से बचेगा -1। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो 1 वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगा u² इंटू n² - 2n। इसमें से n को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, 2gh = nu² इंटू n - 2। ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स में से मैंने n को कॉमन बाहर ले लिया है। अब हम ऑप्शंस देख सकते हैं, 2gh = nu² इंटू n - 2, 2gh = nu² इंटू n - 2। तो यहां से हमने देखा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्कशन थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन अगर आप खुद से जब इसको सॉल्व करेंगे, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड और टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट निकाल के इक्वेट करना है, तो वो इक्वेशन बना के आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। 2014 में जो 3rd ऑनलाइन पेपर हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें से इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आया था। और आप अगर नीट की वीडियोस देखेंगे जो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है, तो एकदम सेम क्वेश्चन नीट 2016 या 17 में भी आया है। तो इट इज अ गुड हिंट, आप नीट और जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों प्रिपेयर करेंगे। नीट में जेई मेन के और जेई मेन में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, दोनों ही एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता है। अ पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे एक एस्केलेटर का स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाया है। तो एस्केलेटर की टोटल लेंथ हमने L ली हुई है, तो आपको लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक एस्केलेटर पहुंचा सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन दी हुई है, पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर, यानी कि एस्केलेटर रुका हुआ है, केवल पर्सन की वेलोसिटी हमें देखनी है। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का डिस्कशन कहीं नहीं है, पर्सन एक कांस्टेंट स्पीड से एस्केलेटर के ऊपर वॉक करता है। तो v1 जो है वो पर्सन की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी एस्केलेटर, और ये जो टाइम है इसकी वैल्यू 60 सेकेंड्स क्वेश्चन में दी हुई है। इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एस्केलेटर रनिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ही टेक्स 40 सेकेंड्स। यानी कि अब पर्सन स्टैंड कर रहा है लेकिन एस्केलेटर मूव कर रहा है, और उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड्स। तो यहाँ पे t2 की वैल्यू दी हुई है 40 सेकेंड, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार स्पीड हम एस्केलेटर की लेंगे, पर्सन रुका हुआ है। और हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर। तो एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और पर्सन भी एस्केलेटर के ऊपर वॉक कर रहा है। तो टोटल जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बिकम
इक्वल टू द स्पीड ऑफ द पर्सन प्लस स्पीड ऑफ द एस्केलेटर। एस्केलेटर भी मूव करेगा और पर्सन उसके रिस्पेक्ट में फर्दर मूव करेगा, तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी v1 प्लस v2। अब क्वेश्चन में हमें ये लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन हमें टाइम की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमें t3 को t1 और t2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहां से v1 की जो टर्म है वो आ जाएगी l अपॉन t1 और v2 की टर्म आ जाएगी l अपॉन t2। v1 और v2 की टर्म्स को हम t3 के फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं t3 हो जाएगा l अपॉन t1 यानी कि v1 प्लस l अपॉन t2 यानी कि v2। डिनोमिनेटर में से l मैंने कॉमन ले लिया है, 1/t1 प्लस 1/t2 अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा, l ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो अब हमें यहां पर t1 t2 का एलसीएम लेंगे, t1 t2 ऊपर आ जाएगा t2 प्लस t1। सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। t1 t2 की टर्म को अब मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अब दोनों टाइम्स की वैल्यू हमें दी हुई है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। t1 वाज 60 सेकेंड्स, t2 की वैल्यू 40 थी और हमारा आंसर आ जाएगा 24 सेकेंड्स, जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच करता है। ये प्रॉब्लम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में दी हुई है, एकदम सिमिलर डिस्कशन है वहां पर और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया है इस चैप्टर का। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ऑनलाइन 4 पेपर में आया था इन द सेम ईयर 2014। तो 2014 में एक पेन एंड पेपर टेस्ट हुआ था और 4 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए थे। चौथे पेपर में इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया था। अ बुलेट लूजेस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी पासिंग थ्रू 1 प्लैंक। तो हमें एक प्लैंक दिया हुआ है, इसकी थिकनेस t मान लेते हैं, और जब एक बुलेट प्लैंक में से गुजरती है तो उसकी वेलोसिटी 1/n टाइम्स कम हो जाती है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी v थी, तो दूसरी तरफ वेलोसिटी हो जाएगी v/n टाइम्स कम। यहां पे टर्म पे ध्यान दीजिएगा, लूजेस 1/nth, ठीक है। तो ओरिजिनल अगर v थी तो कितना लॉस हुआ, v/n। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस v/n। ये जो टर्म है ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये टर्म है लॉस। तो इनिशियल में से लॉस हटा देंगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये पहले प्लैंक के थ्रू पास होने पे v से v माइनस v/n हुआ। इसी तरीके से अब दूसरे प्लैंक के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और सिमिलरली v जो भी ये जो टर्म है उसका 1/nth अगली बार लूज हो जाएगा। तो आगे डिस्कशन करते हैं। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v माइनस v/n हमें दी हुई है और प्लैंक की थिकनेस है t। तो इसीलिए v, u और s की वैल्यूज हमें पता थी, सो वी विल यूज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। तो इसमें यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी है v माइनस v/n, इनिशियल वेलोसिटी ली है v और डिस्प्लेसमेंट प्लैंक के थ्रू मूव होने पे होगी t। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, यहां पे प्लैंक की थिकनेस को मैंने t लिया है, ये टाइम की वैल्यू नहीं है। तो यहां पर हमने एक प्लैंक के थ्रू डिस्कशन किया है। द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो हर प्लैंक से पास होने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी बुलेट लूज कर देगी। तो हमें ये देखना है कि कौन से प्लैंक से पास होने के बाद फाइनली जो आपकी बुलेट है वो स्टॉप हो जाएगी। तो लेट द नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट बी x प्लैंक से गुजरने के बाद फाइनली बुलेट स्टॉप हो रही है। तो यहां पर हम v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगाएंगे इस बार कंप्लीट मोशन के लिए। पहले जो मैंने इक्वेशन बनाई थी वो एक प्लैंक के लिए सॉल्व किया था। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन माने। यानी कि प्लैंक जो है वो एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स बुलेट के ऊपर लगाएगा। अदरवाइज द इंफॉर्मेशन वाज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी v से शुरू हुए थे हम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x टाइम्स t। एक प्लैंक की थिकनेस t है और x नंबर ऑफ प्लैंक्स के थ्रू बुलेट पास हुई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने ली x इंटू t। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लैंक की थिकनेस भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में से a और t जो दोनों टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। तो मैंने फाइनल इक्वेशन को इनिशियल इक्वेशन से डिवाइड किया है। तो राइट हैंड साइड आ जाएगा 2a इंटू xt अपॉन 2at और लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस v² अपॉन v माइनस v/n होल स्क्वायर माइनस v²।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया है। यहाँ से 2a और t कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड में बचेगा x। तो x की वैल्यू आई -v² अपॉन v² इंटू 1 - 1/n² -1। आप देख सकते हैं यहाँ पर v की टर्म कॉमन है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो बाहर क्या आएगा v²। अंदर बचेगा 1 - 1/n²। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी v² कॉमन आया था तो यहां से बचा -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है हमें आंसर पाने के लिए, तो -v²/v², 1 - 1/n² -1 को सॉल्व करेंगे। यहां पे ऊपर नीचे v² की टर्म कैंसिल हो जाएगी। आगे फर्दर ये जो ब्रैकेट है इस टर्म को हम ओपन कर लेंगे, a - b² की जो टर्म है a² + b² - 2a इंटू b। ठीक है, 1 और 1/n जो है उनको a और b की तरह हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 और ये -1 जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। आंसर आएगा -1 अपॉन 1/n², ये वाली टर्म -2/n। फर्दर एलसीएम लेंगे, यहाँ पे n² आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 - 2n, 1 - 2n। n² की टर्म को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है इसको मैंने नीचे एब्जॉर्ब कर लिया है, तो 1 - 2n की जगह मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है 2n - 1। ये जो n² की टर्म है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो यहां से नंबर ऑफ प्लैंक्स जिसके थ्रू पास होगी बुलेट वो आ गए n² अपॉन 2n - 1, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। तो यहां पर ये जो 2014 का जो पेपर आया था उसमें से 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। 2015 के ऑफलाइन यानी कि पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff। तो एक क्लिफ है और उसके टॉप से हमने 2 पत्थरों को साइमल्टेनियसली फेंका है, कुछ और डेटा दिया हुआ है और आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि 4 ग्राफ बने हुए हैं। कौन से ग्राफ? y2 - y1 और t का ग्राफ। तो यहाँ क्वेश्चन में चॉइसेस देखते ही हमें पता चल गया कि हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 का ग्राफ बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब एक बार क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, उसमें से जो डेटा निकलेगा उसकी मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 2 stones are thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with the initial speed of 10 and 40 respectively। तो एक क्लिफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्लिफ का हाईएस्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड को शो कर रही है ये लाइन, और इस क्लिफ की हाइट है 240 मीटर। इसके कॉर्नर से हमने दोनों स्टोन्स को फेंका था साइमल्टेनियसली इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, दे आर थ्रोन अप। तो t = 0 जहां पर दोनों पत्थरों को फेंका है उसको हम इनिशियल टाइम इंस्टेंट लेंगे। पहले स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है 10 अपवर्ड डायरेक्शंस में, मैंने इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव ली है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी +10। दूसरे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी 40 दी हुई है तो वो हो जाएगी +40 मीटर्स पर सेकेंड। एक बार थ्रो करने के बाद दोनों स्टोन्स के ऊपर एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज ग्रेविटी। तो दोनों ही स्टोन्स की एक्सेलरेशन हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चूंकि मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो a1 की वैल्यू हम लेंगे -10। सिमिलरली a2 की वैल्यू भी सेम आएगी -10। दोनों ही स्टोन्स जो है उनकी एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। रिलेटिव पोजिशन निकालनी है सेकेंड की विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, यानी कि y2 - y1। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन होती है फाइनल पोजीशन ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट माइनस जो कि रेफरेंस फ्रेम है फर्स्ट स्टोन उसके साथ। तो y2 - y1 को हमें टाइम के फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर हम उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। फंक्शन का मतलब यही है कि अलग अलग टाइम पे y2 - y1 की अलग अलग वैल्यूज क्या होंगी। तो यहां पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों स्टोन्स ग्राउंड पे वापस गिरेंगे कब, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम तक हमें एनालिसिस करें। तो इक्वेशन यूज करेंगे s = ut + ½ at², क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्लिफ के टॉप पे थी और फाइनल पोजीशन हमें देखनी है जब वो स्टोन्स वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं। इनिशियल पोजीशन दोनों के लिए +240 है और फाइनल पोजीशन हो जाएगी 0। ठीक है, x एक्सिस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है।
तो हमें केवल y कोऑर्डिनेट्स का डिस्कशन करना है। तो पहले स्टोन की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -240, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी +10 थी पहले स्टोन की और एक्सेलरेशन -10 थी। तो यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप प्लीज सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है सॉल्व करना। इसको दो रूट्स आएंगे 8 और -6। अब हमने एनालिसिस t = 0 पे स्टार्ट किया था और उसके बाद स्टोन्स नीचे गिरेंगे, तो नेगेटिव रूट्स को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। t1 की वैल्यू आ जाएगी 8 सेकेंड्स। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट 2 की जो है वो भी वही है -240, जो कि स्टोन को क्लिफ के टॉप से फेंका था और फाइनली वो ग्राउंड पे आके गिरेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टू -240 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी +40 है, एक्सेलरेशन -10 है दूसरे स्टोन के लिए भी। तो यहां से दो रूट्स आए 12 और -4। तो इसमें से हम -4 को डिस्कार्ड कर देंगे, टाइम की वैल्यू आ जाएगी 12 सेकेंड्स। तो यहाँ पे पहला स्टोन 8 सेकेंड्स पे ग्राउंड पे गिर जाएगा, दूसरा स्टोन गिरेगा आफ्टर 12 सेकेंड्स। आगे आप देख सकते हैं द स्टोन्स डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड एंड निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो यहां पर पहला स्टोन गिरने के बाद मूव नहीं करेगा। तो 0 to 8 सेकेंड्स तक तो दोनों स्टोन मूव करेंगे और फिर 8 सेकेंड्स के बाद केवल सेकेंड स्टोन विल मूव। तो t1 8 और t2 12 सेकेंड्स हमने यहां लिख लिया है। अब हम इस फंक्शन बनाने के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे, s = ut + हाफ एटी स्क्वायर। s होती है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो किसी भी टाइम t पे पोजीशन है y और y0 है इनिशियल पोजीशन की वैल्यू, जो कि दोनों स्टोन्स के लिए थी +240। तो 0 to 8 सेकेंड्स पहले स्टोन के लिए वैल्यू डालेंगे, y की जगह y1 पुट किया है। y1 इज द पोजीशन ऑफ स्टोन 1 एट एनी टाइम t। ये जो -y0 की टर्म है ये दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी। y0 की वैल्यू है +240, u की वैल्यू +10 लेंगे पहले स्टोन के लिए, एक्सेलरेशन -10 है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली सेकेंड स्टोन की इक्वेशन बनेगी 240 + 40t + हाफ × -10t²। तो दोनों में एक ही फर्क है, इनिशियल वेलोसिटी का फर्क है, पहले में 10 थी दूसरे में 40 है। तो किसी भी टाइम t पे y2 की वैल्यू पता चल गई और y1 की वैल्यू पता चल गई और क्वेश्चन में पूछा है y2 - y1। तो इन दोनों फंक्शंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि सेम टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां से y2 - y1 की वैल्यू आएगी 240 कैंसिल हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर की टर्म्स भी सब्ट्रैक्ट करते हुए दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 40t - 10t यानी कि 30t बचेगा। यानी कि 0 से 8 सेकेंड्स तक y2 - y1 विल बी इक्वल टू 30t। t की वैल्यू कहां से कहां वेरी करानी है, 0 to 8। आप देख सकते हैं ये लीनियर फंक्शन है, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है वैल्यू, तो यहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब 8 to 12 सेकेंड्स आगे हम बात करेंगे। तो 8 सेकेंड्स पे स्टोन 1 जो है वो ग्राउंड पे आके रुक गया है, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन y = 0 फिक्स हो गई है। तो 8 to 12 सेकेंड्स y1 की वैल्यू 0 रहेगी, पहला स्टोन अपनी जगह पे रहेगा। y2 के लिए सेम फंक्शन बनेगा। इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन थी 240, इनिशियल वेलोसिटी थी +40 और एक्सेलरेशन 0 से लेके 12 सेकेंड्स तक वही रहेगी -10। तो अब 8 to 12 सेकेंड्स के दौरान y2 - y1 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 240 + 40t - 5t², यानी कि सिर्फ y2 वाली वैल्यू यहां पे आएगी, y1 वैल्यू विल रिमेन 0। तो यहां पे हमारे पास दोनों फंक्शन आ गए हैं, 0 to 8 सेकेंड्स के लिए 30t और 8 से 12 सेकेंड्स के लिए 240 + 40t - 5t²। 12 सेकेंड्स के बाद दोनों ही स्टोन ग्राउंड पे होंगे तो y2 - y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पे हम ऑप्शन 3 देख सकते हैं जो कि ग्राफ मैच हो रहा है। पहले 0 से 8 सेकेंड्स तक 30t का फंक्शन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसकी स्लोप होगी 30। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे t की पावर 2 है, यानी कि ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। अब पैराबोला में दो केस होते हैं, ओपनिंग अपवर्ड्स या ओपनिंग डाउनवर्ड्स। उसके लिए हमें t² वाली टर्म के साइड में कोएफिशिएंट देखना होता है। अगर साइड में टर्म पॉजिटिव होती है तो इट ओपन्स अपवर्ड्स और यहां पर टर्म जो है वो नेगेटिव है, -5 की टर्म है t² के साथ, तो पैराबोला विल ओपन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये इस तरीके से पैराबोला बनना चाहिए। तो यहां से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं तो सिर्फ इतना पार्ट हमें ड्रॉ करना था। ये 8 से लेके 12 सेकेंड्स तक का ही डिस्कशन दिया हुआ है।
सो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो क्वेश्चन है एकदम क्वेश्चन नंबर 3.26 एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। डेटा अलग है लेकिन क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम सेम है। तो 2015 के पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन पेपर्स में मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं था। सो वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। Now we will discuss the question that came in JEE Main 2016, the first online paper. Which of the following option correctly describes the variation of speed v and acceleration a of a point mass falling vertically in a viscous medium, and the medium is applying a force F is equal to minus kV. तो ऑप्शंस देख के हम देख सकते हैं कि हमें वेलोसिटी और टाइम और साइमल्टेनियसली एक्सेलरेशन और टाइम के फंक्शंस बताने हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, और वो फंक्शन अगर हमें मिल जाता है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करके हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली फॉल कर रहा है ना विस्कस मीडियम, जो कि एक रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है। F इज इक्वल टू माइनस केवी का मतलब है वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड्स है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो सबसे पहले एक बार फोर्सेस को देख लेते हैं। थ्रू आउट द मोशन mg जो है ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट जो कि नीचे फॉल कर रहा है तो फिर विस्कस फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ k इंटू वी। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे मैंने डायग्राम बनाया है तो वेलोसिटी की जनरल वैल्यू v हम पुट करेंगे। इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन को a एज्यूम कर लेते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ जो है उसकी वजह से एक इक्वेशन बना लेते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा mg नीचे की तरफ है माइनस kv, जो कि kv जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है। यहां से a का फंक्शन निकाल लेते हैं, m को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो a हो जाएगा g माइनस k बाय एम इंटू वी। अब k बाय एम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, स्मॉल के क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, m जो है मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहेगी, उसको मैंने एक नया कांस्टेंट बना लिया कैपिटल K। आप देख सकते हैं चॉइसेस में स्पेसिफिक लोकेशंस पे वैल्यू नहीं दी हुई है। ग्राफ का एक जनरल शेप और उसकी जनरल लिमिट्स हमें पुट करनी है, तो इस वजह से मैंने कांस्टेंट को नया कांस्टेंट बना लिया ताकि टर्म थोड़ा सिंपल दिखे। अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v हमें मिल गया है, लेकिन हमें बताना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t। तो एक्सेलरेशन का फंक्शन हमें मालूम है, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं dv बाय dt। इसके अलावा एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v dv बाय dx। क्योंकि हमें यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशंस करनी है तो हम फॉर्मूला dv बाय dt ही यूज करेंगे। तो a की जगह dv बाई dt सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगा g माइनस kv। अब v की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और t की टर्म्स को दूसरी तरफ, तो यहां से हो जाएगा dv अपॉन g माइनस kv इज इक्वल टू dt। अब हमें दोनों साइड्स को बस इंटीग्रेट करना है। इनिशियल टाइम 0 वो टाइम लेंगे जब ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया था, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ने 0 वेलोसिटी से फॉल करना चालू किया था। तो लिमिट्स हो जाएंगे जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 है, और एनी टाइम t पे एनी वेलोसिटी v हमने लेनी है। आगे इंटीग्रेशन, आई होप आपको ये रूल्स क्लियर होंगे। बाकी अगर आप 11th क्लास में जस्ट अभी आए हैं तो आपको ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट लगेंगे। इसके पीछे रीजन यही है कि कैलकुलस और वेक्टर्स दो नई ब्रांच ऑफ मैथ्स हैं जो आपने जस्ट अभी सीखी है। तो आप हिम्मत नहीं लूज करेंगे, यू विल कीप ऑन वर्किंग। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 5-6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस टू बी वेरी इजी। और मैथ्स में भी कैलकुलस का डिस्कशन जो है वो 11th के सेकेंड हाफ से शुरू होकर 12th तक कंटिन्यू होता है। तो एक बार जब मैथ्स में आप हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो शुरू में थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी है। आगे अब देखते हैं dv अपॉन g माइनस kv को इंटीग्रेट करेंगे, dx अपॉन x की फॉर्म है, तो यहां से आएगा ln g माइनस kv, और v के साइड में एक टर्म है माइनस k, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस k। लिमिट 0 से v हमें पुट करनी है। राइट हैंड साइड में dt का इंटीग्रल हो जाएगा t लिमिट 0 से t। आगे बस लिमिट्स पुट करेंगे, ln g माइनस kv अपॉन g इज इक्वल टू माइनस
के टी। ये जो माइनस के वाली टर्म है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, यहां से आएगा टी। अब ln को हटाने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल्स लेने पड़ेंगे, e की पावर में दोनों टर्म्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। e की पावर ln g माइनस के वी बाई जी जब लिखेंगे तो e और ln दोनों हट जाएंगे, सिर्फ g माइनस के वी अपॉन जी बचेगा। राइट हैंड साइड हो जाएगा e टू द पावर माइनस के टी। अब ये जो डिनोमिनेटर में g है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, g माइनस के वी इज इक्वल टू जी ई टू द पावर माइनस के टी। यहां पर जो g की टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, हमें v को सेग्रीगेट करना है। तो हम माइनस के वी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और जी ई टू दी पावर माइनस के टी को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो जी माइनस जी इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी लेफ्ट हैंड साइड में है, के वी राइट हैंड साइड में है। फर्दर वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा जी बाई के 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और किस फॉर्म में फंक्शन है? ये फंक्शन है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स की फॉर्म में फंक्शन हमारे पास है। बाकी की टर्म्स कांस्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरीके के फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, आप लिमिट्स पुट भी करके देख सकते हैं, t की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा और बाद में ये एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है जिसको हम आगे फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अब वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है, सिमिलरली एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा dv बाई dt। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां से आएगा जी ई टू दी पावर माइनस के टी। अब ये e की पावर माइनस एक्स की फॉर्म में फंक्शन है। इस बार फंक्शन किस तरीके से है? y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स की फॉर्म में। तो इस टाइप का जो फंक्शन आता है उसका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके का ग्राफ होता है, मतलब इनिशियल वैल्यू कुछ होगी एंड फाइनली इट विल अप्रोच 0। आप लिमिट्स पुट भी कर सकते हैं, t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g आ जाएगी और t की वैल्यू इंफिनिटी जब पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन विल अप्रोच 0। तो इस तरीके से g से शुरू होकर ग्राफ नीचे 0 की तरफ एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। तो यहां से हमारे पास दोनों ग्राफ्स का आइडिया लग गया है। वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर आएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है इसमें, और एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है उसमें एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शंस हम सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ऊपर इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन एक इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज हो रही है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेकंड ऑनलाइन पेपर जो हुआ था 2016 में, 2015 के बाद से एक ऑफलाइन पेपर होता है और 2 ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। शुरू में 4 ऑनलाइन पेपर होते थे बट अब वो रिड्यूस करके 2 ही ऑनलाइन पेपर्स लिए जा रहे हैं। तो यहां पर भी फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F गिवन बाय द लॉ F इज इक्वल टू r अपॉन टी स्क्वायर इंटू v। तो हमें फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है और इट डिपेंड्स ऑन v। ब्रैकेट में t का मतलब है वेलोसिटी विच इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, v इंटू टी नहीं है, v ब्रैकेट में t है, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन t। इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द बेस्ट वे इज टू प्लॉट। तो यहां पर भी हमें यह बोला गया है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है और वेलोसिटी खुद टाइम पे डिपेंड करती है। तो हमें अगर एनालिसिस करना है तो किस तरीके का ग्राफ हम बनाएंगे जिससे एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाए। बेसिकली हमें यह देखना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ को प्लॉट करना बहुत इजी है और उसकी स्लोप निकाल के हम और भी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। तो यहां फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, इससे शुरू करेंगे। F इज इक्वल टू आर बाई टी स्क्वायर इंटू वी। फोर्स को लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन और m की जो टर्म है उसको नीचे ले आएंगे। तो हमारे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v आ गया है, r अपॉन एम टी स्क्वायर इंटू वी। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt। यहां पे मैंने dv बाई dt सब्सटीट्यूट किया है एक ही जगह, r अपॉन एम टी स्क्वायर वी। आप देख सकते हैं यहां पर v की टर्म भी है और t की टर्म भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे dv और dt है। तो हम v की टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे और t की टर्म्स को दूसरी तरफ रख सकते हैं। तो dv अपॉन v, ठीक है, ये जो v वाली टर्म इधर आ जाएगी। r अपॉन m जो है वो कांस्टेंट है, dt वाली टर्म ऊपर जाएगी तो हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेट करना है, dv अपॉन v इज इक्वल टू r अपॉन m dt अपॉन टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को मैंने इंटीग्रल से बाहर ले लिया है।
अब dv अपॉन v का इंटीग्रल क्या होता है, ln v। ठीक है, dx अपॉन x को इंटीग्रेट करते हैं तो ln x आता है, dv अपॉन v को इंटीग्रेट करेंगे तो ln v आएगा। 1 अपॉन टी स्क्वायर dt जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/t आएगा। आप देख सकते हैं हमें आंसर में एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बताना है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है कि कौन किस पे कितने तरीके से डिपेंड करता है। तो आगे मैं ये जो कांस्टेंट है इसको नहीं लिख रहा हूं, प्लस कांस्टेंट c जो है दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप देखेंगे मैंने लिमिट्स भी नहीं पुट की है, बट मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c दिया है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप लिमिट्स पुट कर सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेकेंडली आप देखेंगे r बाय m की जो टर्म है वो यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने उसको निग्लेक्ट किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन आई ln v इज इक्वल टू -1/t प्लस c। चाहे तो आप इसको एग्जैक्टली अगर लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा -r बाय m इंटू 1/t प्लस c। ठीक है, ये जो कांस्टेंट था ये एज इट इज यहाँ रहना चाहिए था। 1/t स्क्वायर dt का इंटीग्रल होता -1/t। तो ln v को अगर हम एक वेरिएबल मानते हैं तो ये तो हो जाता है y। 1/t को अगर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं x, उसके साइड में जो एक कांस्टेंट टर्म है -r/m उसको मान लेते हैं m, और c जो है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर हम वेरिएबल कौन सा लेंगे, ln v एक वेरिएबल होगा और 1/t को हम दूसरा वेरिएबल मानेंगे, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आ जाएगी, विच विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ ऑफ ln v वर्सेस 1/t विल बी स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हम देख सकते हैं ऑप्शन डी देखिए, log v अगेंस्ट 1/t का ग्राफ हमें बनाना है। दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। So this was the discussion for the year 2016. Let us now discuss the questions which came in the year 2017. सबसे पहले पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था उससे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव यहां पर सेट कर रहा हूं और इनिशियल वेलोसिटी फिर पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है। एक बार ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो कर देते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर एक ही फोर्स लगती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, इट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो यहां से हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्राउंड रहती है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहां से हमें पता चला वीटी ग्राफ जो है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब होती है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और चूंकि उस कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव आएगी। इसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होते होते फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ फॉल करने लगेगा। तो आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में अपवर्ड पॉजिटिव सेट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ग्राफ नंबर 1 देख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू जो वेलोसिटी की है वो पॉजिटिव है। पूरे मोशन के दौरान स्लोप जो है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और कहीं पर भी स्लोप चेंज नहीं हो रही। एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और उस टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी की वैल्यू आप देखेंगे ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ आ गया है, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यूज अब नेगेटिव हो गई हैं। दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज नाउ कमिंग डाउनवर्ड्स। बाकी ग्राफ्स में आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी स्लोप एक पॉइंट के बाद चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी ग्राफ टाइम ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअली में स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसका साइन इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है। ऑप्शन 3 भी गलत है, यहां पर भी आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 सेट किया हुआ है जो कि गलत है, प्लस यहां पर स्लोप चेंज हो रही है। चौथा ग्राफ कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि एक ही टाइम पे दो अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो आप किसी भी टाइम पे अगर आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे टाइम t1 पे वेलोसिटी की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव ऑन करेंगे।
2017 के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, अगेन ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड अ पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव दी हुई है और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट का मोशन जिस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नेगेटिव है, यानी कि वीटी ग्राफ जो है इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। वीटी ग्राफ की स्लोप से हमें एक्सेलरेशन पता चलती है, तो वीटी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए और उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यहां पर वेलोसिटी और टाइम के दो ग्राफ दे रखे हैं। पहला ग्राफ ऑप्शन 1 में है, ये भी कर्व्ड ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरा ग्राफ भी कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 तो हमारे कैंसिल हो गए। बचे जो दो ऑप्शन है वो वेलोसिटी और डिस्टेंस के ग्राफ्स हैं, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ नहीं है। तो चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों ग्राफ में टाइम का कोई रोल नहीं है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टाइम का कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सीधा थर्ड इक्वेशन को डिस्कस किया है। यहां से हम s यानी कि डिस्टेंस का फंक्शन निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a की टर्म जो कांस्टेंट है उसको इस तरफ ले जाएंगे, माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। तो किसी भी डिस्टेंस s पे वेलोसिटी की वैल्यू v है, ये हमारा फंक्शन आ गया। u जो है इनिशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दी हुई है। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये एक वेरिएबल हो गया s और यहां पर वेलोसिटी की टर्म आ गई है v स्क्वायर बाय 2a। तो v स्क्वायर की टर्म जो है ये एक वेरिएबल है और 1/2a जो है उसके साथ एक कांस्टेंट अटैच किया गया है और ये जो कांस्टेंट है दिस इज नेगेटिव। तो यहां पर हम x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर माइनस सी का जो फंक्शन है उससे कंपेयर कर सकते हैं। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a माइनस सम कांस्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्टेंस को लिया गया है तो s को हम x से कंपेयर करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी का वेरिएशन देखना है, यहां पर v स्क्वायर की टर्म है और उसके साथ जो कांस्टेंट k लगा हुआ है वो है 1/2a वेयर a इज नेगेटिव। तो यहां से हमें पता चला कि ग्राफ पैराबोलिक आएगा, या तो वो अपवर्ड्स ओपन करेगा या वो डाउनवर्ड्स ओपन करेगा। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वाई स्क्वायर के साथ का जो कांस्टेंट k होता है वो अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ओपनिंग होती है ग्राफ की, और अगर k की वैल्यू नेगेटिव हो तो द ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स। अब मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, वाई स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो ग्राफ इज अ पैराबोला एंड इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो ऑप्शन 3 आप देख सकते हैं पैराबोलिक ग्राफ है एंड इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ऑप्शन 4 का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं। 2017 के सेकंड ऑनलाइन पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर्स बिहाइंड अ बस विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। तो पहले इस डेटा को एनालाइज करते हैं। मैंने एक रोड ड्रॉ कर ली है, यहां पर कार जो है ब्लू कलर की डॉट से मैं दिखा रहा हूं और बस जो है उसको ग्रीन कलर की डॉट से मैं दिखा रहा हूं। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। बस जो है वो आगे खड़ी है, कार उसके पीछे है। विच इज ऑल्सो एट रेस्ट, तो कार भी बस के पीछे खड़ी है, बस भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार भी 0 है। द राइट साइड की जो कन्वेंशन है मैं उसको पॉजिटिव ले लूंगा, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर ऑल वेक्टर्स। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है। तो राइट साइड में जो भी क्वांटिटीज होंगी उनको पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज को नेगेटिव लेंगे। The two start moving at the same instant but with different forward accelerations. तो इनिशियल टाइम 0 सेट कर लेते हैं जब दोनों कार और बस मूव करना चालू करेंगे और दोनों की एक्सेलरेशन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कितनी होगी देखते हैं। The bus has acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार हैज एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस की एक्सेलरेशन राइट में +2 ले लेते हैं, कार जो है उसकी एक्सेलरेशन राइट में +4 हमने ली है। द कार विल कैच अप विद द बस आफ्टर अ टाइम ऑफ, तो हमें वो टाइम निकालना है जब कार जो है वो बस को कैच कर लेती है, यानी कि कार एंड बस आर एट द सेम
पोजीशन एट द सेम टाइम, उस टाइम मोमेंट को हमें निकालना है। तो जब भी कैचिंग अप की बात हो, ओवरटेकिंग की बात हो, तो हमें वो मोमेंट निकालना होता है जब दोनों बॉडीज सेम टाइम पे सेम पोजीशन पर पहुंची हुई है। चूंकि दो बॉडीज का साइमल्टेनियसली मोशन हो रहा है, तो हमें हिंट मिल रही है कि हम रिलेटिव मोशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एनालाइज द कार विद रिस्पेक्ट टू द बस। तो बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कार का मोशन एनालाइज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस हो जाएगी यू कार माइनस यू बस। दोनों की वैल्यूज इनिशियली जीरो थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल भी जीरो आ जाएगी। सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द बस हो जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। प्रॉपर साइंस के साथ वैल्यूज डालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ कार +4 है, एक्सेलरेशन ऑफ बस +2 है। तो यहां से रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बस तो मूव करेगी नहीं, कार मूव करेगी बस की तरफ, और एक टाइम टी ऐसा आएगा जब कार और बस विल बी एट द सेम पोजीशन, यानी कि कार की रिलेटिव मोशन हो जाएगा 200 मीटर्स टुवर्ड्स द राइट। बस के फ्रेम में कार जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही होगी, और कुछ टाइम टी के बाद वो एग्जैक्टली बस के साथ ओवरलैप करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, जिसकी वैल्यू हमने डायग्राम में से देखी है, इट इज इक्वल टू +200। बस रेस्ट पे है और कार राइट की तरफ 200 मीटर चल के आएगी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द बस। तो यहां से s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लगा सकते हैं रिलेटिव मोशन के लिए भी। यहां ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव लेनी है, और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लेनी है। ये सभी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे। s रिलेटिव +200 है, u रिलेटिव 0 था, तो इस टर्म को हमने 0 कर दिया है, वी हैव नॉट यूज्ड इट। प्लस हाफ एक्सेलरेशन रिलेटिव वाज +2 इंटू टी स्क्वायर, तो 200 इज इक्वल टू हाफ इंटू +2 इंटू टी स्क्वायर आ गया। यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सिंपली 200। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, टी स्क्वायर हो गया 200, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी √200 विच इज इक्वल टू 10√2। तो 10√2 सेकेंड्स के बाद कार जो है बस को कैच कर लेगी। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2017।